संगीत सरिता। संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारीक। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। कल आपको हमने राग की डेफिनेशन के बारे में कुछ बातें कही। अपना अपना सोचना होता है, कई लोगों को वो नागवार भी हो सकती है, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि ये 5 जो टेनेट्स है, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, एम्फेसिस, इमोशनल कंटेंट एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो है ये ध्यान में रखे तो राग स्वरूप सही तरीके से पेश किया जाता है। अब रही बात कि रागों की पसंद, अलग अलग घराने में अलग अलग रागों की पसंदगी हुई है। जब मैंने इटावा घराने के बारे में एपिसोड्स किए थे पहले संगीत सरिता में ही, तो घराने कैसे बनते हैं, घराने की खासियतें क्या है, उसके बारे में कुछ बातें कही थी। संक्षिप्त में कहें तो वॉइस प्रोडक्शन, एक अलग अलग घराने का वॉइस प्रोडक्शन अलग होता है। उसके बाद रस, जो पतियाला श्रृंगार रस प्राधान्य है, तो आगरा वीर रस प्राधान्य है, तो किराना शांत रस भक्ति रस प्राधान्य। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रस ये घराने पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्राधान्य उनका ये होता है। तो अलग अलग रस अलग अलग घराने पसंद करते हैं, और रस जो पसंद करते हैं तो फिर रागों की पसंद भी आ जाएगी अलग अलग घराने में। कई राग आप होगी दरबारी वगैरह आप किराने में ज्यादा सुनेंगे, इस तरह। उसके बाद ताल की पसंद भी नेचुरली जो घराने के राग और जो रस पसंद है उसी के मुताबिक ताल भी, जैसे किराने में झुमरा ज्यादा बजता है तो एक ताल विलंबित बजता है आगरा में ज्यादा। इस तरीके से तालों की पसंद की भी होती है। फिर साहित्य के ऊपर कितना ध्यान देना, कई बंदिश के ऊपर कई घराने बहुत ध्यान देते हैं। कई लोग किराने वाले जैसे बंदिश को, जो अल्फाज है बंदिश के बोल जो है उसको सुरों को टांगने के लिए खूंटिया ही समझते हैं, तो ग्वालियर के अंदर साहित्य को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। इस तरीके से अलग अलग घराने में अलग अलग खासियत से घराने बनते हैं। तो हमारा जो घराना है, विलायत खानी घराना, इटावा घराना, इमदाद खानी घराना, जो भी कह लीजिए आप, उसमें रागों की जो पसंद है वो ज़्यादातर हम आम राग को ज़्यादा पसंद करते हैं। विलायत खान साहब का ये कहना है कि अनवट राग जो है, अछोप राग है, जो जिसको हम मुश्किल राग कहेंगे, उससे ज़्यादा आम जनता को जो पसंद आ गया है और जो ज़्यादा जिसको पॉपुलर कहेंगे, वैसे रागों को ज़्यादा बजाने को पसंद करते हैं। कहावत है कि इमदाद खान साहब जिस महफिल में बजाने वाले हैं वहाँ कोई यमन और पुरिया को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यमन और पुरिया पे इमदाद खान साहब का स्टैंप था, समझ लीजिए। वो इतना अच्छा बजाते थे। कहते हैं कि उन्होंने एक दिन कह दिया कि भाई यही 2 ही नहीं खत्म मेरे से हो रहे तो और कौन से राग बजाऊं। तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन नहीं करके वर्टिकल एक्सपांशन में हमारा घराना ज़्यादा मानता था। बहुत से रागों को, बहुत से तालों को लेकर के नहीं, लेकिन थोड़े से राग को और थोड़े से तालों में गाना बजाना करना, ये इस घराने की एक खासियत है। अब इतना कह करके किस तरीके से राग को सितार के ऊपर हम पेश करते हैं। हम सबको मालूम है कि जब सितार का कोई प्रोग्राम होता है तो उसका अनाउंसमेंट में ये कहते हैं कि आप सितार पे आलाप, जोड़, गत और झाला सुनेंगे। अब तो एक एक हिस्सा लेकर के हम बात करें तो ज़्यादा ठीक होगा। तो पहले हम आलाप के बारे में बात करें। आलाप के ज़रिए राग को कैसे पेश किया जाता है। मेरा ख्याल है उसमें 3-4 बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वो मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाऊं, उससे पहले उसको समझा दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला, जब राग को हम अनफोल्ड करें, जब राग को खोलें, तब सबसे पहली ज़रूरत यह है कि राग स्वरूप को बहुत ध्यान में रख करके जो भी काम करें, जो भी पहला ही स्ट्रोक लगाए, पहला ही फ्रेज बजाए,
पहला ही फिकरा बजाए, पहली तान बजाए, तो वो समझ करके कि राग को किस तरीके से हम राग स्वरूप को बिगाड़े नहीं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये एक राग होता है, ये दूसरा राग होता है। पहला जो है ये तो भीमपलास की शुरुआत है और ये देसी की शुरुआत है। तो ये रागों को किस तरीके से खोलना, किस तरीके से सुरों को छूना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से जब राग को हम पेश करें तब सबसे पहला राग स्वरूप जो है, राग का ग्रामर है, राग की जो डिसिप्लिन है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फयाज अहमद खान साहब जो किराने वाले थे, वो बहुत अच्छी बातें बोलते थे। एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि अरविंद भाई, खाली धनी सा बजाओ और बागेश्वरी और रागेश्वरी का फर्क समझाओ। अब गंधार नहीं लगा हुआ है, खाली सागा मागा सा करो और चंद्रकांश और मालकांश का फर्क समझाओ। तो ये जो बात है वो राग स्वरूप को समझने की, हर एक सुर को किस तरीके से छुआ जाता है, उसको किस तरीके से पेश किया जाता है, उसको अप्रोच, एटीट्यूड क्या है हमारे सुर की तरफ, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जब आलाप करें या कुछ भी काम करें हम राग के बारे में, तो पहला तो राग स्वरूप, इसका डिसिप्लिन, ग्रामर समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बात हुई वो तो एक आम बात है कि भाई हम पहले सा की ज़मीन बनाते हैं। आमिर खान साहब बहुत अच्छा बोले थे एक दिन, कहने लगे अरविंद भाई पहले सा की ज़मीन तो बनाओ। ज़मीन का मतलब बेस, तो पहले सा को बेस बना करके फिर हम खरज में जाते हैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं तो मध्यम तक आते हैं, पंचम तक आते हैं। जैसा राग वो तो स्थाई का काम हो गया। उसके बाद मध्यम या पंचम से लेकर के ऊपर चलते हैं तो आर सप्तक में ऊपर का गांधार, मध्यम, पंचम तक जहां तक राग की पहुंच है वहां तक गए तो उसको अंतरा कह दिया हमने। तो आलाप के अंदर स्थाई कर ली, उसके बाद अंतरा कर लिया। तो इस तरीके से राग को हम खोलते हैं और जब पूरा मैदान जब खुल गया है तब संचारी करते हैं। संचार का मतलब संचार करना, पूरा 1.5, 2, 2.5 सप्तक जितना भी हमारी पहुंच है आवाज की या सितार में खींच की, वहां तक हम संचार करें। और आभो का मतलब होता है कि तू फोल्ड बैक, उसको जो खोला है पूरा वो धीरे धीरे करके तरीके से सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली हम वापस आते हैं। ठाकुर जयदेव सिंह ने बहुत अच्छा बोला है कि आभो का मतलब है फुलफिलमेंट। उसका मतलब यह है कि हम पूरा करके जहां से शुरू किया वहां वापस आ गए और एक फुलफिलमेंट की एक फीलिंग, एक अनुभव हम करें, वो है आभोग। तो आलाप को 4 हिस्से में बांटते हैं, एक स्थाई, अंतरा, संचाई और आभोग। ये तो आलाप का एक हिस्सा हो गया। तो ये दूसरा टेनेट ये हुआ कि एक एक सुर को लेकर के हम खोलते हैं, खरज से लेकर के, खरज मंदर से लेकर के तार सप्तक तक और फिर वापस चले आते हैं। तो ये पहला तो हुआ राग स्वरूप का ध्यान रखना। दूसरा हो गया कि धीरे से सुर नीचे से लेकर के ऊपर तक का, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो हो गया वो आलाप का जो हिस्सा है वो लय को बढ़ाना। और मेरा ख्याल है इसमें जितने भी तंत्रकार है, शायद मैं सितारिया होकर के सितार के बारे में बोलूं तो ठीक रहेगा, जितने सितारिये हैं वो ध्रुपद की जो शैली है, ध्रुपद का जो साइंस है, जो ध्रुपद का जो एक सिस्टम है, उस मुताबिक हम लोग काम करते हैं। यह है कि आलाप के बाद एक स्पीड आ जाती है। असल में देखो तो संचारी में ही वो स्पीड का हिस्सा आ जाता है। मैं आपको जब डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, जब बताऊंगा कि संचारी के अंदर जोड़ का दरवाजा खुल ही जाता है संचारी से ही। तो अब वो जोड़ का मतलब ये है कि दरज्जा लय का बढ़ता है। पहले जो आलाप की जो लय है वो एकदम स्पीड एकदम है ही नहीं, जैसे एक फ्लो है इस तरह होता है। रविशंकर जी का कहना था और बहुत अच्छा बोले थे कि अरविंद भाई आलाप में भी एक अपनी लय होती है। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन वो लय हमको कान से, दिमाग से आम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो उसमें लय पड़ जाती है। और लय और ताल का फर्क तो आपको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। लय का मतलब होता है टेम्पो और ताल का मतलब होता है एक रिदम, साइक्लिक रिदम। वो दोनों अलग चीज है। तो लय जब बढ़ती है तो दरज्जेवार हम जो लय बढ़ाते जाते हैं वो दूसरा हिस्सा होता है। तीसरा जो टेनेट, पहला राग स्वरूप, दूसरा
नोट बाय नोट अनफोल्डमेंट। तीसरा है वो लय, लय के दरज्जे बढ़ते हैं, एकदम कुछ भी नहीं लय, उसके बाद लय पड़ती है वो जोड़ काम के अंदर। जोड़ के अंदर भी हम 3 लय के दरज्जे बनाते हैं, मैं जब जोड़ की बात करूंगा, जब समझाऊंगा, और उसके बाद हम गत शुरू कर देते हैं। तो आलाप के अंदर ये तीसरा हिस्सा ये है कि आलाप के अंदर लय का जो दरज्जा है वो बढ़ता बढ़ता जाता है, और धीरे करके स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट वो हम करते हैं। अब चौथी जो बात है वो मैंने पहले आपको समझाई थी, राग का एक वन ऑफ द टेनेट्स के रस। तो आलाप के अंदर जो रस है वो इमोशनल कंटेंट को भी समझ करके जो कलाकार है उसको समझना चाहिए कि हम गुजरी टोड़ी बजा रहे हैं तो बाहर का रस से नहीं बजानी चाहिए। ये उसका मतलब ये नहीं है कि गुजरी टोड़ी में श्रृंगार रस की चीजें नहीं बजा सकते हैं, जरूर बजा सकते हैं, लेकिन इतने इफेक्टिव शायद नहीं होगा। अब दरबारी में भी गजलें गाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहना यह है कि जो राग, जो मूड, जो रस के मुताबिक बनाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए जो उसको खोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आलाप का जहाँ तक क्लासिकल म्यूज़िक का सवाल है, इसमें मैं लाइट क्लासिकल की बातें नहीं लाऊंगा। वो जो क्लासिकल म्यूज़िक की जो हम बात करें तो उसके अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये चारों चीज़ को ध्यान में रख करके आलाप करें। वो 4 चीज़ें क्या है? सबसे राग का स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा ये है कि नोट बाय नोट अनफोल्डमेंट करना चाहिए, जिसको बढ़त कहेंगे, जिसके अंदर वादी, संवादी, अनुवादी का ध्यान रखना चाहिए। और उसकी तीसरी जो बात है वो लय के दरज्जे बढ़ते जाए, वो बात। और चौथी जो बात है वो ये है कि उसका रस जो है राग का, उसको ध्यान में रख कर के आलाप करना चाहिए। ये चारों बातों को जो हम ध्यान में रखें तो आलाप बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। अब जहाँ तक आरोही और अवरोही राग का है उसके बारे में एक शब्द बोलना बहुत जरूरी है कि जो राग स्वरूप है उसमें आरोही अवरोही को ही सिर्फ ध्यान में रखना, गाना बजाना करना, ये उस्ताद लोग नहीं मानते हैं। वो लोग कहते हैं जो चलन है वो ही इंपॉर्टेंट है। आरोही अवरोही विद्यार्थी के लिए है और गाने बजाने वालों के लिए चलन है। जो राग का चलन है, जैसे शंकरा में ग पर रेगा करते हैं वो गलत हो जाएगा, ग पर सागा ही करना चाहिए जो आरोही हिसाब से करेंगे, लेकिन चलन के हिसाब से ग पर रेगा हो गया है, इसलिए फिर शंकरा में सही वही बात हो जाती है। तो आरोही अवरोही और चलन में जो फर्क है वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसी जगह पे मेरा ख्याल है आज का हम एपिसोड खत्म करें। बहुत बहुत नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारीख। आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।